बात कर रहे थे ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में। ऑस्टियोपोरोसिस पे हमने पहले भी बात की कि माइक्रो आर्किटेक्टोरियल डिटीरियोरेशन, मतलब जो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बोन्स हैं उनका डिटीरियोरेशन होता है। रीजन क्या है कि मैट्रिक्स जिसमें कैल्शियम का बहुत मेजर रोल है, वो मैट्रिक्स बहुत में कैल्शियम बहुत कम हो जाता है। तो कैल्शियम कम होने की वजह से बोन्स जो है वो खराब हो जाती है। क्या हो, चलिए, तो ये अलग अलग रीजन से होता है। बेसिकली इसमें क्या होता है, ओल्ड एज में लोग जरा सा गिरे और फ्रैक्चर हो गया, उसी को हम ऑस्टियोपोरोसिस का मैनिफेस्टेशन कहते हैं कि बोन्स वीक हो गई हैं, फ्रेजाइल हो गई हैं। जनरली ये ओल्ड एज में होता है। तो इसके कॉजेज क्या क्या हैं आपको बस वही याद रखने हैं। एक तो बढ़ती हुई उम्र में ये हो जाता है। दूसरा, पैराथायराइड इम्बैलेंस, एक हार्मोन है पैराथायराइड हार्मोन। तो उसका अगर इम्बैलेंस है, वो कैसे इम्बैलेंस है वो हम एंडोक्राइन में पढ़ेंगे, तो उसकी वजह से हो सकता है। इसके अलावा मीनोपॉज के बाद फीमेल्स के अंदर इस्ट्रोजन का विड्रॉल हो जाता है, तो इसकी वजह से भी फीमेल्स के अंदर बोन्स में कैल्शियम जमा होना कम होने लगता है, तो उनको ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती है। मैंने एस्ट्रोजन विड्रॉल लिखा है, एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी नहीं। क्यों? विड्रॉल सिम्टम समझते हो ना, जिसकी जरूरत नहीं है पर उसकी आदत पड़ गई है, उसकी प्रेजेंस में ही काम हो रहा है, उसकी जरूरत थी नहीं पर अब उसको हटाओगे तो फिर वो जो काम होना है वो भी नहीं होगा। नहीं आया समझ में? अब कोई ड्रग एडिक्ट नहीं है तो उसको प्रॉब्लम थोड़ी है, कोई ड्रग एडिक्ट है उसको ड्रग्स ना मिले तो प्रॉब्लम आता है। क्यों प्रॉब्लम आता है कि बॉडी को उस ड्रग्स की प्रेजेंस में आदत हो जाती है काम करने की, हार्ट को बीट करने की, लंग्स को ब्रीथ करने की, इंटेस्टाइन को पेरिस्टालसिस करने की, क्योंकि वो ड्रग एडिक्ट रोज वो ड्रग ले रहा है। विड्रॉल सिम्टम पढ़ा रहा हूँ, टॉपिक कोई और है लेकिन सब आप ही के सिलेबस से ही पढ़ा रहा हूँ, ये बस वरना ऐसे इंटरेस्ट के लिए बता रहे हैं। तो क्या होता है, न्यूरो अडॉप्टेशन कहते हैं इसको। बॉडी हमारी अडॉप्ट हो जाती है उस ड्रग की प्रेजेंस में काम करने की, क्योंकि ब्लड में उस ड्रग का एक कॉन्सेंट्रेशन बिल्डअप हो जाता है। उतनी वो ड्रग रहती है ब्लड में, वो निकलती है दूसरे आ जाती है अगले दिन। तो इसी तरह से बॉडी को आदत हो जाती है। तो वो ड्रग एक दिन अगर नहीं मिलेगी उस ड्रग एडिक्ट को, तो हार्ट को बीट होने में प्रॉब्लम हो रही है, लंग्स को ब्रीथ करने में प्रॉब्लम हो रही है, इंटेस्टाइन को पेरिस्टालसिस में प्रॉब्लम हो रही है। तो इसे कहते हैं विड्रॉल सिम्टम्स। तो अभी जब लड़की में पीरियड साइकिल्स नहीं शुरू हुई थी मीनार्की से पहले, तभी उसको कोई, तब तो उसमें एस्ट्रोजन इतना नहीं था, तब कोई प्रॉब्लम नहीं थी उसको। फिर 15 से 50 ईयर्स तक एस्ट्रोजन की प्रेजेंस में जब साइकिल चलती हैं और ये सब होता है तो आदत हो जाती है एस्ट्रोजन की। फिर मेनोपॉज जब आता है तो एस्ट्रोजन का विड्रॉल हो जाता है। तो पोस्ट मेनोपॉजल सिंड्रोम्स में इरिटेशन और हार्ट बीट का चेंज हो जाना या और चीजों में प्रॉब्लम आना तो होता ही है। साथ ही में क्या होता है, बोन्स में कैल्शियम, बोन्स का ब्लड से कैल्शियम खींचने का जो मैकेनिज्म है वो भी इन द प्रेजेंस ऑफ एस्ट्रोजन हो रहा था ना, तो वो मैकेनिज्म भी डिसरप्ट हो जाता है। तो बोन्स फिर ब्लड से उतना कैल्शियम खींच ही नहीं पाती है जितना उनको खींचना है। तो इसे कहते हैं एस्ट्रोजन विड्रॉल। क्योंकि आदमी में तो एस्ट्रोजन है नहीं इतना, उनमें तो नहीं हो रहा ऑस्टियोपोरोसिस। फीमेल में भी कब हो रहा है, जब मेनोपॉज आने के बाद, उससे पहले नहीं। तो इसको विड्रॉल बोलते हैं इसलिए हम। इसके अलावा अगर बहुत लंबे समय तक स्टेरॉइड ट्रीटमेंट चलता है अगर किसी रीजन की वजह से, तो इसमें भी फिर प्रॉब्लम आती है और बोन्स में ऑस्टियोपोरोसिस होने लगता है। वेटलेसनेस मैंने आपको बताया था, स्पेस में जो प्रॉब्लम है। इसके अलावा न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, कैल्शियम या कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए जरूरी है विटामिन डी, तो इनकी डेफिशिएंसी भी एक रीजन होती है ऑस्टियोपोरोसिस की। तो ये कुछ कॉमन रीजंस हैं जिनकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस हो सकती है। इसके अलावा और भी रीजंस हैं, पर जनरली ये वो है जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ये हो गया ऑस्टियोपोरोसिस। इसके अलावा और तो कुछ होगा नहीं है कुछ इसमें। स्केलेटन से रिलेटेड डिसऑर्डर्स नहीं है ना। तो अब हम मसल्स के बारे में पढ़ेंगे। आज हम अपना अगला टॉपिक शुरू करेंगे, मसल्स। तो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में आती हैं मसल्स। स्पेशलाइज्ड टिश्यू में, सॉरी, चार तरह की टिश्यू होती हैं, शायद आपने सुना हो। एक होती है एपिथेलियल, दूसरी होती है कनेक्टिव, है ना। अब तीसरी और चौथी में आती है नर्वस टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू। मसल और नर्व, ये दो टिश्यूज हमें पढ़नी है। मसल्स में अभी पढ़ाऊंगा और नर्वस टिश्यू में आपको नर्वस सिस्टम के साथ पढ़ाऊंगा।
ऑस्टियोपोरोसिस को कम कर सकते हैं ना, अब बढ़ती हुई एज को तो कम नहीं कर सकते, लेकिन पैराथायराइड का बैलेंस ठीक करके या बाहर से एस्ट्रोजन थेरेपी देके, फीमेल्स को जिनमें मेनोपॉज हुआ है, जिनको जरूरत है, उनको ओसी पिल्स दी जाती है कुछ समय तक। कैल्शियम लो, अगर कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से हो रही है तो कैल्शियम लोगे तो काम करेगा ना। अब अगर विटामिन डी डेफिशिएंसी है तो कितना भी कैल्शियम ले लो क्या फर्क पड़ेगा, एब्जॉर्ब भी नहीं होगा। एब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन डी चाहिए ना उसको, तो पहले पता लगाओ डेफिशिएंसी क्या है। तो अब स्टेरॉइड थेरेपी इस तरह से खराब कर देती है बोन्स में कैल्शियम डिपॉजिट होने के मैकेनिज्म को। तो अब ज्यादा कैल्शियम लोगे, कैल्शियम एब्जॉर्ब भी हो जाएगा, ब्लड में घूमता रहेगा, बोन में नहीं जाएगा, फिर गड़बड़ करेगा वो। तो इतना इजी नहीं होता, सब चीजें कॉम्प्लिकेटेड है, सब चीजें इंटर रिलेटेड हैं, तो इसलिए थोड़ा सा हर चीज को बैलेंस करना, यही मेडिसिन है जो आप पढ़ोगे आने वाले सालों में। चलिए, मतलब इतना सिंपल नहीं है जैसा आप बोर्ड में वन वर्ड आंसर लिख देते हो या नीट में एक एमसीक्यू का आंसर लिखा देते हो। सब कुछ आपस में इंटर रिलेटेड और बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, सिर्फ इतना सिंपल नहीं है बस अच्छा इस सिम्टम में ये दवाई देते हैं हो गया, बस ऐसे डॉक्टर नहीं बन जाते। एक चीज बैलेंस करो दूसरी खराब हो जाती है, तो सब चीजों को बैलेंस करना पड़ता है। चलिए, हम मसल्स के बारे में बात कर रहे थे। अब मसल्स जो है ना वो हमारी बॉडी का 40 से 50% तक बनाती हैं। आपके मॉड्यूल में जो बातें लिखी हैं वो आपको यहाँ से लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो आप समझ गए होगे ना अब तक, और मॉड्यूल पढ़ के भी आते होंगे, क्योंकि मॉड्यूल पढ़ के आओगे तभी तो पता होगा कि मॉड्यूल में क्या लिखा है और क्या नहीं लिखा है। नहीं तो सोचोगे ये लिखे हैं या नहीं लिखे। एनसीईआरटी बाद में जाके पढ़ देना वाली, लेकिन मॉड्यूल पढ़ के आओ जो आपको यहाँ से अनअकैडमी से मिला हुआ है। सबके पास है ना वो मॉड्यूल। तो आप लोग ऐसे तो नहीं हो कि अच्छा ये तो दिया है अनअकैडमी ने, हमने पैसे दिए हैं तो उन्होंने मॉड्यूल दे दिया है, अब पढ़ना तो सिर्फ एनसीईआरटी ही है ना। ये सब मॉड्यूल कैसे पढ़ेंगे, फिर हमें हमारे दीदी भैया ने कहा था मॉड्यूल पढ़ तो लेते हो, फिर लास्ट में रिवाइज करने का टाइम नहीं मिलता मॉड्यूल को, लास्ट में तो एनसीईआरटी पढ़ के जाना पड़ता है, तो फिर अभी से ही क्यों मॉड्यूल पढ़े। ये जो लोग सोच रहे हैं ना यही लोग रोएंगे लास्ट में, मैं बता रहा हूँ। साल भर पढ़ेंगे फिर कहेंगे यार अपने यार 580 आए यार, उतना मेहनत कर ली 650, उसके आगे 640। यही फर्क पड़ जाता है, जो आपको दिखता नहीं ना वो बता, मैं पता है ना आप क्या गलती कर रहे हो, अभी तो साल की शुरुआत है, अभी सुधार लो। ये मॉड्यूल आपके सबकॉन्शियस में जा रहा है, और एक बार इसको पढ़ोगे तो इसमें से 60% चीजें तो आपके सबकॉन्शियस में हमेशा के लिए रिटेन हो जाएंगी, 40% ही तो भूलोगे, और वो 60% आपको बाद में एनसीईआरटी पढ़ने में मदद करेगा। नहीं तो पता है क्या होगा, आप एंड में जब सिर्फ एनसीईआरटी रिवाइज करोगे तो आपको बातों का मतलब ही नहीं समझ में आएगा उसमें क्या लिखी है, क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें एक साथ लिख दी हैं, और आप उन्हीं को रट रट के चले जाओगे, अच्छा इन लाइनों से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा तो मैं कर लूंगा, और फिर 90 में से 84 क्वेश्चन ही कर पाओगे आप, 6 नहीं कर पाओगे जो उन लाइनों से नहीं आ रहे, और वही 6 थे जो गवर्नमेंट एमबीबीएस दिलाते हैं। 84 तो सभी कर देते हैं। ये एक ऐसी रियलिटी है जिसका आपको एहसास तभी होगा जब एग्जाम करीब आएगा कि हाँ, एंड में आपको अगर यार फिजिक्स भी समझ में सब भूल गया, मैं तो ऐसा करता हूँ बायो में सिर्फ एनसीईआरटी कर लेता हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री को और न्यूमेरिकल करो और प्रैक्टिस कर लेता हूँ थोड़ी सी, और एंड में फिर आप देखोगे यार फिजिक्स में भी ठीक ठाक आगे, केमिस्ट्री बायो में यार बहुत गलत हो गई, 10 गलत हो गई। 10 गलत होना मतलब आउट। अगर आप 90 में से कम 85 नहीं सही कर रहे हो बायो में, मिनिमम बता रहा हूँ, फिजिक्स में तो फिर भी आप अगर कम भी सही करोगे, क्योंकि सभी कम सही करते हैं और ओवरऑल सबके याद रखना 4 मार्क्स ही होते हैं, तो आप बेकार में वहां इमोशनल हुए जा रहे हो क्वेश्चन से, यार मैंने तो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन तो इतने अच्छे पढ़े थे, ये क्वेश्चन क्यों नहीं हो रहा, मैं तो करके रहूंगा इसको, 8 मिनट लगा दिया उस क्वेश्चन में। एग्जाम की बात बता रहा हूँ अभी एडवांस में, इमोशनल सेंटिमेंटल नहीं हुआ जाता क्वेश्चन का, मार्क्स उतने ही उसके, उसकी जगह आप अगर 2 क्वेश्चन और बायो के अटेम्प्ट कर लेते तो नंबर आ जाते, इतना इमोशनल होने के बाद भी वो आंसर आपने गलत ही निकाला है, अब -1 हो गया। तो कभी भी कोई इमोशनल लगाव मत रखो किसी भी टॉपिक के साथ, सबसे पहली बात तो ये, एग्जाम के टाइम पे जब आप पढ़ रहे हो तो ये देख के पढ़ो कि कहाँ फायदा हो रहा है, ये अल्टीमेटली यही है। तो चलिए हम अपनी बात करते हैं, एक बार मॉड्यूल आपको पढ़ना है, पढ़ के आना ही है क्लास में, इससे 2 फायदे होते हैं, हम भी क्लास में अच्छी स्पीड से पढ़ते हैं, मेरी क्लास में भी आपको 99% तक कैच हो जाएगा, नहीं तो 70% ही होगा। फिर आप घर जाके पढ़ोगे तो आपके दिमाग में डाउट्स आएंगे, क्योंकि आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ ना, पहले ही पढ़ लो ना उसको। पढ़ना है मॉड्यूल, वरना हम देते ही क्यों, हम भी कागज बचा लेते हैं, इसीलिए दिया है पढ़ने के लिए। आज तक कोई ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसने मॉड्यूल नहीं दिया और उसके यहाँ से बहुत सिलेक्शन हो गया, कहता हो सिर्फ एनसीईआरटी की लाइन है, हम पढ़ लो और वो कर लो, झूठ बोलता है अगर है तो, रियल रिजल्ट नहीं है वो, है ना, वो रिजल्ट नहीं है। एक्चुअली ये मॉड्यूल में सारी बातें एक सीक्वेंस में लिखी होती हैं, तो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करती हैं सब कॉन्शियसली चीजें बिल्ड करने में, तब आपको एनसीईआरटी समझ में आती है फटाफट। एक एक लाइन जो आप ऐसे ही पढ़ के निकाल देते हो, फिर समझ में आता है यार इसमें तो बहुत सी बातें थी इस एक लाइन में, इसलिए पढ़ना है।
चाहे आप ये वाला पढ़ो, एक ही है जो तुमने ले रखा है, वो भी वही है। थोड़ा सा फर्क हो सकता है, मतलब मेरे अपने मॉड्यूल में जो मैंने ऑनलाइन वालों को दे रखा है या अनअकैडमी, बाकी दोनों सेम ही है, क्योंकि सब बनते उसी प्लेटफॉर्म पे हैं। मतलब जो मेरी थ्योरी जो मैंने एलएल पे लिख के दी थी उसी से बन रहे हैं वो अभी। रियलिटी यही है, आज भी चाहे हम भी वही बना रहे हैं, और मैं अपने इंस्टीट्यूट में तो मेरी चीजें तो मैं तो चलाऊंगा ही, दूसरे भी अभी वही चला रहे हैं। हाँ, पीछे जरूर अपनी फोटो छाप देते हैं, उससे कुछ नहीं होता। ठीक है, चलिए मसल से स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको बताया 40 से मतलब जनरली 45% जो है बॉडी मास मसल्स होता है, सॉफ्ट टिश्यू है। और दूसरी बात यह कि मीजोडर्मल इन ऑरिजिन होती है मसल्स। तीसरी बात यह कि मसल्स में चार कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे, जैसे एक्साइटेबिलिटी। व्हाट इज एक्साइटेबिलिटी ऑफ ए मसल फाइबर? अगर हम उसको स्टिमुलस देंगे तो वो रिस्पॉन्ड करेगी। दूसरी बात, कंडक्टिविटी भी होती है उसमें। वो जो स्टिमुलस हम दे रहे हैं वो मसल फाइबर की जो मेम्ब्रेन है, उस मेम्ब्रेन पे आगे की तरफ इंपल्स के फॉर्म में ट्रेवल भी करती है। ठीक है। तीसरी बात ये कि मसल में इलास्टिसिटी भी है, क्योंकि अगर आप मसल को स्ट्रेच भी करते हो ना तो वो वापस अपनी जो ओरिजिनल शेप है उसको रिटेन करती है। तो ऐसे कुछ प्रॉपर्टीज हैं इसके अंदर, एक्साइटेबिलिटी है, कंडक्टिविटी है, इलास्टिसिटी है, और कौन सी लिखी है इसमें? है तो 7-8 पर आपके। हाँ, एक्सटेंसिबिलिटी, मतलब एक्सटेंसिबिलिटी या कॉन्ट्रेक्टिलिटी को मैं समझा देता हूं। ये अपनी लेंथ को डिक्रीज कर सकती है, ये कॉन्ट्रेक्टाइलिटी है। एक्चुअली तो ये प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिबिलिटी कोई प्रॉपर्टी नहीं। और जब ये वापस से अपने आप को रिलैक्स करती है तो उसको हम कहते हैं एक्सटेंसिबिलिटी हो गई है। तो जो इसकी लेंथ है वो कभी अपनी ओरिजिनल लेंथ से बढ़ती नहीं है। ये कोई यूरिनरी ब्लैडर की ट्रांजिशनल एपिथेलियम नहीं है जो एक्सपैंड हो जाए अगर ज्यादा यूरिन होगी उसके अंदर। तो ये अपनी ओरिजिनल लेंथ जो रिलैक्स लेंथ है उसको कॉन्ट्रेक्टाइलिटी में कम कर लेती है, और जब वो रिलैक्स होती है तो वापस उसी लेंथ में आ जाती है। हाँ, वो बात अलग है कि जब वो अपनी ओरिजिनल लेंथ में है, पूरी लेंथ में, तब आप उसको स्ट्रेच करना चाहो तो थोड़ी सी स्ट्रेचेबिलिटी होती है, और छोड़ोगे तो वो वापस ओरिजिनल लेंथ में या शेप में आ जाएगी। तो इलास्टिसिटी एक अलग चीज है, कॉन्ट्रेक्टाइलिटी एक अलग चीज है, और रिलैक्सेशन की प्रॉपर्टी को ही हम एक्सटेंसिबिलिटी कहते हैं। बाकी कंडक्टिविटी और तो मैंने बताई थी, अगर उसकी जो मेम्ब्रेन होती है उस पर इम्पल्स ट्रेवल करती है तो। अच्छा, मसल के लिए जो शब्द यूज है वो है सार्को या मायो। ठीक है। अब सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा लीमा बोलते हैं, तो मसल में क्या बोलेंगे? सार्कोलीमा। ठीक है, तो इसके नाम सारे ऐसे ही होंगे, सार्कोलीमा। और सेल का जो फाइबर होता है उसे क्या बोलेंगे? सॉरी, एक मिनट, सेल मसल फाइबर के अंदर, चलो मैं एक सीक्वेंस में बताता हूँ। सेल मेम्ब्रेन को क्या बोला? सार्कोलीमा। सेल को क्या बोलेंगे? ये तो सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, सार्कोलीमा। सेल क्या कहलाएगा? सेल कहलाता है मसल सेल या मसल फाइबर। ठीक है। अब उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसका नाम क्या होगा? उसे कहा जाएगा सार्कोप्लाज्म। और जो उसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसको क्या बोलेंगे? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। तो सार्को इज द वर्ड जो हम इसमें यूज करते हैं मसल्स में। और ये तो हो गया इन जनरल मसल्स के बारे में एक बेसिक आइडिया कि क्या वर्ड यूज करते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट टाइप ऑफ मसल्स। ठीक है। अभी मसल्स का टाइप अगर हम देखें तो इसको हम 2-3 तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फिर। सबसे पहले हम इनको क्लासिफाई कर रहे हैं, लिख रहे हो?
छोटा कहाँ से हो गई? नहीं नहीं, वो दूसरा पेज। मुझसे याद तो तुम्हें याद हो गया होगा इसमें कहाँ पे क्या। क्या? नहीं नहीं, मुझे वो क्लाउड खोलना था इसमें। देखो मेरी कमाई देख लो। हाँ, उसी को बुलाना पड़ेगा। अरे यार बुला दो, कोई उसको बुला दो। या नहीं आ रहा अपलोड फॉर्म। क्लाउड कैसे खुलेगा इसमें? हाँ, नहीं क्लाउड में जो अपलोड कर रखी है वो। ये मेरा है ही नहीं, किसी और टीचर का फोल्डर है। क्लाउड में बना रखा है ना इंटरनेट पे। इसमें नहीं है, पर इसके इंटरनेट के क्लाउड में तो होगा ना, अकाउंट के क्लाउड में। परसों चलाई। पुराना है। यहाँ पे क्लाउड का ऑप्शन आना चाहिए ना। चलो जब तक वो लोग कुछ करते हैं, हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। तो मसल्स को हम क्लासिफाई कर रहे थे। वॉलंटरी या इनवॉलंटरी, इस बेसिस पे अगर हम क्लासिफाई करते हैं इनको, तो जो हमारे डायरेक्ट कंट्रोल में है, हमारे इच्छा केंद्र के, हमारी विश के, वो कहलाती है वॉलंटरी। और जो नहीं है हमारी विश में, जो इनवॉलंटरली ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में है, वो है इनवॉलंटरी। नाउ वॉलंटरी मसल्स जो होती हैं, ये एक ही तरह की होती हैं, स्ट्राइएटेड। मतलब इसमें जैसे जेब्रा क्रॉसिंग होती है ना, वैसे स्ट्राइएशंस होते हैं इनके अंदर। और वो स्ट्राइएशंस क्यों होते हैं, ये हम जब सार्कोमियर का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब देखेंगे। एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट इस तरह से अरेंज होते हैं कि वो लाइट और डार्क बैंड वहां पे बन जाते हैं। बट जो इनवॉलेंट्री मसल्स होती है ना, ये दो तरह की होती हैं। एक तो स्ट्राइएटेड और एक नॉन स्ट्राइएटेड। कहाँ से दिक्कत है? चलिए, तो जैसे मैं यहाँ पे बता रहा था कि स्ट्राइटेड और नॉन स्ट्राइटेड ये दो तरह के हैं, ठीक है। अब जो स्ट्राइटेड वाली होती हैं वॉलंटरी मसल्स, उसका एग्जाम्पल है जैसे स्केलेटल मसल्स। ये वो मसल्स हैं
जो हमारी बोन्स से अटैच होती हैं और मूवमेंट और लोकोमोशन में हेल्प करती हैं। सो बेसिकली दे हेल्प इन मूवमेंट एंड लोकोमोशन। जो तो ये मूवमेंट और लोकोमोशन हेल्प करती है। जबकि नॉन इनवॉलेंट्री मसल्स दो तरह की हैं, स्ट्राइटेड भी हैं और इनवॉलेंट्री भी हैं। इनको हम कहते हैं कार्डियक मसल्स, जो सिर्फ कहाँ पाई जाती हैं, हार्ट में, और ब्लड के फ्लो के लिए फोर्स जनरेट करती हैं। यही इनका फंक्शन हो गया। और नॉन स्ट्राइटेड मसल्स, इसका एग्जाम्पल है विसरल मसल्स या स्मूथ मसल्स, जो इनवॉलेंट्री भी है और साथ में उसमें स्ट्राइशंस भी नहीं है। इन्हें हम कहते हैं स्मूथ या विसरल मसल्स। विसरा मतलब इंटरनल ऑर्गन्स में है। तो ये उन ऑर्गन्स के फंक्शनिंग में काम आती हैं। जैसे इंटेस्टाइन में है तो इंटेस्टाइन का काम जो है पेरिस्टालसिस वगैरह का, तो उसमें काम आएंगी। यूरिनरी ब्लैडर में, ब्लैडर जब कॉन्ट्रैक्ट होता है ताकि यूरिन को बाहर पुश किया जा सके, या यूट्रस होता है वो जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो बच्चे को बाहर पुश करना होता है। तो फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गन, जो विसरा का जो भी फंक्शन है उसमें ये हेल्प करती है। तो ये हमने मसल्स को क्लासिफाई कर लिया वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री में। अब हम पहले डिफरेंट टाइप ऑफ मसल्स के स्ट्रक्चर को देख लेंगे और उसके बाद फिर हम स्केलेटल मसल्स पे फोकस करेंगे। पहले मैं आपको तीनों तरह की मसल्स दिखा देता हूँ, एनाटॉमिकली वो कैसी दिखती हैं, और उसके बाद फिर हमको जो पढ़ना है, मेनली हमारी जो स्टडीज होंगी मसल की फिजियोलॉजी की, वो बेस्ड होंगी स्केलेटल मसल्स पे, स्ट्राइटेड वाली, तो उनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, ये लिख लिया। एक छोटी सी बात और बता दूं मसल से स्टार्ट करने से पहले, मूवमेंट एंड लोकोमोशन जो हमारा टॉपिक है, तो मूवमेंट्स तीन तरह के होते हैं, उसको भी हम एक बार यहाँ देख लेते हैं। हो गया होगा तो। अगर हम मूवमेंट देखें जो हमारी बॉडी में हो रहे हैं, तो अमीबॉइड मूवमेंट हो सकता है, सिलियरी, या फिर मस्कुलर। तो हम लोग वैसे तो मस्कुलर को डिटेल में पढ़ने वाले हैं, पर पहले ये तीनों तरह के मूवमेंट्स को देख लेते हैं। अमीबॉइड मूवमेंट मतलब जो हमारे सेल्स कर रहे हैं, सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इसका एग्जांपल है। अब आप कहेंगे कनेक्टिव टिश्यू में कहाँ? जैसे ब्लड में जो डब्ल्यूबीसीज वगैरह होते हैं ना, फैगोसाइट्स हो गए, डब्ल्यूबीसीज हो गए। कनेक्टिव टिश्यू में भी मैक्रोफेज या फैगोसाइट्स होते हैं। इन सबका कोई, फैगोसाइट हो गया, बेसोफिल सेल्स हो गए, बहुत सारे सेल्स जो आपको मैंने पढ़ाए थे या पढ़ाऊंगा कनेक्टिव टिश्यू में या एनिमल टिश्यू में। तो वो जो ब्लड में जो सेल्स है, वो सब, उनका कोई फिक्स शेप नहीं है। तो वो सब जो मूवमेंट कर रहे हैं ना कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स, वो अमीबॉइड, जिनका कोई फिक्स शेप नहीं है जिन सेल्स का। मैक्रोफेज इसमें नहीं, सॉरी, फाइब्रोब्लास्ट इसमें नहीं आएंगे, पर मैक्रोफेज हो गया, या फिर हाँ, सारे फैगोसाइटिक सेल्स दूसरे ये सब आ गए, और बेसोफिल्स भी आ गए, और ये भी आ गए, अदर डब्ल्यूबीसीज है। तो ये सब का मूवमेंट अमीबॉइड कहलाता है। सिलियरी मूवमेंट आपको मिलेगा कहीं कहीं पे हमारे हॉलो ट्यूब्स में, ट्यूब्स ऑफ विसरल ऑर्गन्स। जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक है, तो ट्रैकिया, प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस, इनके अंदर सिलिएटेड एपिथेलियम होती है, जो धूल चिपकी हुई म्यूकस को ऊपर की तरफ धकेलते रहते हैं। या फिर फेलोपियन ट्यूब है, फेलोपियन के अंदर की कैविटी में सिलिया होते हैं जो एग को
खिसकाते रहते हैं, हाँ, टुवर्ड्स द यूट्रस। और इसके अलावा सिलेरी मूवमेंट्स और भी जगहों पे होते हैं, पर हमारी बॉडी में मेनली जो ऐसे से आपको बताऊं, अभी किडनी है, किडनी के अंदर नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन में जो नेक वाला रीजन है वहां पे सिलिया होते हैं, ताकि जो फिल्ट्रेट छन के आ रहा है उसको आगे नेफ्रॉन में बढ़ाया जा सके। तो ये विसरल ऑर्गन्स की ट्यूब में जो अलग अलग जगह पे मूवमेंट हो रहे हैं, ये सिलेरी मूवमेंट्स हैं। इसके अलावा बाकी तो मस्कुलर मूवमेंट्स हैं ही सही, जो मूवमेंट ऑफ द मसल्स है। और मस्कुलर मूवमेंट्स में आपको पहले ही बता चुका हूँ, दो तरह के होते हैं, एक जो वॉलंटरी होते हैं और एक जो इनवॉलंटरी होते हैं। वही हम आगे डिस्कस कर रहे थे कि कौन सी मसल्स वॉलंटरी हैं और कौन सी इनवॉलंटरी हैं। ठीक है, चलिए तो एक बार देखें ठीक किया क्या इन्होंने। कौन सा? ये अरे कौन सा? हाँ, इसके ऊपर क्या है ये? मैं कहा क्या? अरे तो आगे कर दे भाई। इससे क्या होगा? हाँ, मेरे पास और भी तरीके हैं फिर। ये तो चल ही रहा है ना। रुक जाओ, मेरे पास और तरीके हैं, फिर मैं मॉड्यूल निकालना है तो मैं निकाल ही लूंगा, लेकिन निकाल तो लेंगे हम। स्केलेटन का आ गया, ये रहा। अब ये कहाँ जाएगा लेकिन डाउनलोड होके? जाएगा कहाँ? ये रहा। आ तो गया, थोड़ा बहुत तरीक। एक सेकेंड। तो जो इसमें हमको अपने काम की चीज निकालनी है वो बता रहा हूँ। तो अब इसमें होनी चाहिए ना वो चीज जो मैं देखना चाहता। चलो एक सेकेंड। चलो ये रहा। तो हम तीन तरह के मसल्स के बारे में बात कर, दिख रहा है ये? तो यहाँ पे आपको जो तीन तरह की मसल्स दिख रही हैं, ये हैं स्केलेटल मसल्स, ये हैं स्मूथ मसल्स, और ये लास्ट वाली है कार्डियक। तो हम लिख लेते हैं, लिखने की भी सुविधा होनी चाहिए। अच्छा, लिखा हुआ है नीचे। चलो कोई बात नहीं, अब तो लिख दिया। ये स्केलेटल मसल्स, ये स्मूथ, और ये कार्डियक। एक काम करो, पहले ना तुम इन तीनों को मैं समझा रहा हूँ, उस फोटो में समझ लो, फिर मैं लिखा हुआ दिखा दूंगा सारा। वो भी है टेबल ऊपर। इनको देखो आप, ये सिलेंड्रिकल है, दिख रहे हैं सबको? सिलेंड्रिकल है, ब्रांच्ड नहीं है। ठीक है। और मल्टीपल न्यूक्लियस है इसमें, एक दो तीन चार। तो तीन बातें, एक तो सिलेंड्रिकल, अनब्रांच, और मल्टी न्यूक्लिएटेड। मल्टी न्यूक्लिएटेड मतलब सिंसीशियल। ठीक है। इनको देखिए, ये यूनि न्यूक्लिएटेड है,
और ये फ्यूजी फॉर्म है, टेपरिंग एंड, जैसे वो शकरकंद होता है ना, या गुल्ली डंडा में गुल्ली होती है वैसे, तो ये दोनों तरफ टेपरिंग एंड्स हैं, और ये बीच में फिर थोड़ा थिक है, और ये इसमें एक ही न्यूक्लियस है। और इसको देखिए तीसरा वाला, ये सिलेंड्रिकल है लेकिन ये ब्रांच्ड है, ठीक है। और ये यूनि न्यूक्लिएटेड है या मल्टी न्यूक्लिएटेड है, तो इसमें देखिए है तो ये यूनि न्यूक्लिएटेड, लेकिन होता क्या, मल्टी न्यूक्लिएटेड, लेकिन होता क्या है, इसमें एक और चीज होती है बीच में, इंटरकैलेटेड डिस्क, जो सेल मेम्ब्रेन वगैरह के इन्वेजिनेशन से बनती है, जिसकी वजह से इसमें कंपार्टमेंट्स बन जाते हैं। तो एक कंपार्टमेंट में एक ही न्यूक्लियस है, तो आप इसे फंक्शनली यूनि न्यूक्लिएटेड ही मानेंगे, ठीक है। तो ये तीन तरह के सेल्स, ये कार्डियक है, ये स्मूथ है, और ये स्केलेटल है। फिर आपको पता है ये वॉलंटरी है, ये दोनों इनवॉलंटरी हैं, ये दोनों स्ट्राइटेड है लेकिन ये स्ट्राइटेड नहीं है, ठीक है। और जहां तक ब्लड सप्लाई की बात है, तो इनमें सबसे कम ब्लड सप्लाई होती है, इनमें उससे ज्यादा होती है, और कार्डियक में सबसे ज्यादा होती है, इतनी ज्यादा कि ये कभी भी फटीग ना करें और इनमें कंटिन्यूस ब्लड सप्लाई बनी रहे। ये तो हो गए कुछ बेसिक मोटे मोटे डिफरेंसेस इनके बीच में। तो अब हम जरा इसको ऊपर लेते हैं। तो ये जो मैंने अभी बातें बताई हैं, कुछ यही बातें यहाँ पे दी हुई हैं, देखो। अच्छा, कहाँ कौन सी होती है वो तो आप समझ ही गए, ये तो स्केलेटन में है। स्ट्राइटेड नॉन स्ट्राइटेड कहाँ है, ये आपके विसरा में है, इंटरनल ऑर्गन्स में, और ये तो हार्ट में होती है। फिर ये सिलेंड्रिकल, वो स्पिंडल शेप, और वो सिलेंड्रिकल, फिर इसमें फाइबर अनब्रांच पॉइंट हो गया, न्यूक्लियस वाला भी पॉइंट हो गया। स्ट्राइएशंस वाला पॉइंट आपको पता है, लाइट एंड डार्क बैंड जो प्रेजेंट होते हैं वो स्ट्राइटेड में होते हैं और कार्डियक में होते हैं। मतलब अपन इसको बैठ के यहाँ टेबल बनाएं और पूरा लिखें, वो आपको करना है, शायद आपके मॉड्यूल में बनी हुई भी है ये, है ना। तो वो हम यहाँ लिख के टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आपका, स्मार्ट स्टडी नहीं करोगे तो नोट्स बनाते रह जाओगे, ठीक है। ये क्या लिखना है, ये तो आपको लिखना ही है, ये तो आपका काम है, इसके लिए अपन बैठ के यहाँ पे क्यों टाइम पास करें। अपने को तो मेन चीजें पढ़नी है जो जिससे आपका, जिसके बाद मैं आपको फ्री कर सकूं सेल्फ स्टडी के लिए, रिजर्व लिखने के लिए, ठीक है। तो ये फिर अगला पॉइंट देखिए, मल्टी न्यूक्लिएटेड और यूनि न्यूक्लिएटेड, ठीक है, ये भी बता दिया। लाइट एंड, और अच्छा इंटरकैलेटेड डिस्क वाली बात बता दी, ये सिर्फ किसमें पाई जाती है, ये सिर्फ कार्डियक मसल्स में, और किसी में नहीं पाई जाती। दूसरी बात, स्ट्राइटेड वाली जो मसल्स होती हैं, ये हमारी वॉलंटरी मसल्स हैं, ये सीएनएस से कंट्रोल्ड होती हैं। नॉन स्ट्राइटेड वाली ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम यानी कि एएनएस से होती हैं। और जो कार्डियक हैं वो सीएनएस और एएनएस दोनों से कंट्रोल्ड होती हैं, ठीक है। और बाकी दोनों पॉइंट मैंने अभी भी बता ही दिए थे, ब्लड सप्लाई वाला। और क्योंकि ये कभी फैटीग नहीं होती, ये हो जाती है फैटीग क्योंकि इनकी ब्लड सप्लाई तो ज्यादा है लेकिन रिलेटिवली पर काम भी ज्यादा करते हैं, ये काम बहुत ज्यादा नहीं करती ना वॉलंटरी मसल्स, इन सॉरी स्मूथ मसल्स, तो ये जनरली फैटीग नहीं होती है। सबसे ज्यादा काम कौन सी मसल्स कर रही है, कार्डियक, तो उनको सबसे ज्यादा ब्लड सप्लाई मिल रही है और वो फैटीग भी नहीं हो रही। सेकंड नंबर पर स्केलेटल मसल्स काम करती हैं, पर उनकी ब्लड सप्लाई है और काम भी बहुत करती हैं, इसलिए वो फैटीग हो जाती है। ये काम कम करती हैं तो सप्लाई कम भी है, तो भी जनरली इनमें फैटीग नहीं आता। तो ये तीन तरह की चीज होगी। यहाँ पे बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर रेड मसल फाइबर और व्हाइट मसल फाइबर क्या है। वो मसल फाइबर्स हैं, उनको मैं आपको अलग से बताऊंगा। वो एक ही मसल में दो तरह के फाइबर होते हैं, कुछ फाइबर्स में ब्लड सप्लाई ज्यादा है या कम है, और जब उनकी हम बात करते हैं ना, तो हम स्केलेटन मसल्स की बात करते हैं जनरली। स्केलेटन मसल्स, जैसे अपन ऐसे खड़े ना पोस्टर में, कुछ स्केलेटल मसल्स ऐसी हैं मेरी बॉडी की जिसमें रेड मसल फाइबर ज्यादा है, और कुछ ऐसी हैं जिनमें व्हाइट मसल फाइबर ज्यादा है। क्योंकि रेड और व्हाइट मसल फाइबर में थोड़ा थोड़ा डिफरेंसेस हैं, ये भी बाद में मैं आपको बता दूंगा। बेसिक अभी सुन लो, नोट्स में सब मिल जाएगा। क्या फर्क होता है कि रेड मसल फाइबर पतले होते हैं, व्हाइट मसल फाइबर मोटे होते हैं। तो मोटा फाइबर तेजी से कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और पतले फाइबर जो है वो थोड़ा धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो जहां बहुत फास्ट कॉन्ट्रैक्शन और मूवमेंट्स की जरूरत होती है, तो कौन से वाले काम करते हैं, व्हाइट, है ना। और जब आपको स्लो कॉन्ट्रैक्शन से स्लो मूवमेंट की जरूरत है, रेड। जैसे मैं आपको बताऊं, ये मेरी बैक मसल्स हैं ये सारी, ठीक है। अब मैं ऐसे अपना पोस्चर मेंटेन करके खड़ा हूँ, जनरली अपन ऐसे अच्छे से तरह ऐसे ढीले ढाले भी खड़े रह सकते हैं। तो ये हमें हमारी जो रेड मसल फाइबर्स है ना, जो मेरा पोस्चर मेंटेन किए हुए मेरी मसल्स, ये हल्की सी टोन में है। इस टोन को कहा जाता है इसका टोनस। तो टोन में रहती है मसल्स। अगर टोन कम होगी, जैसे फौजी लोग की मसल्स ज्यादा टोन में रहती है, सिविलियन की थोड़ी कम टोन में रहती है, पर टोन में है मसल्स, वरना हम ऐसे हो जाएंगे बिल्कुल जॉम्बी की तरह। टोन किसकी मसल में नहीं है, जॉम्बी की टोन में। देखा कैसे लाश के तो इसको हम टोन बोलते हैं। तो टोन हमें टोनस कहते हैं, इसको टोनस हमेशा मसल्स में रहता है। मतलब आप सुनते जाओ, सुनोगे सब आएगा, वरना बाद में सोचते रहोगे टोनस क्या था, टिटनस क्या था, टिटेनी क्या था। सुने है ना टर्म्स आपने।
जैसे थोड़ी देर पहले लामेला और ट्रेबिकुलाई और उसमें कंफ्यूज हो रहे थे, तो ये सुनो, ये यही वर्ड्स हैं जो आपको, आप जिनको अरे अरे छोड़ो नहीं आ रहा समझ, आपका दिमाग आके स्किप करा देता है, फिर जब क्वेश्चन आता है एमसीक्यू में तो कंफ्यूज हो जाता है, अरे यार क्या था इसमें, क्योंकि कॉन्सेप्चुअली नहीं पढ़ रहे हो आप। तो ये टोन में रहने, इसको टोनस कहते हैं, हल्का हल्का हमारी सभी मसल्स में ये टोन बनी रहती है, ठीक है, हल्का सा कॉन्ट्रेक्शन। अब एक चीज आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है पर बता देता हूँ कि ये टोन में बने रहना अलग चीज है और टिटेनी अलग चीज है और टिटनस अलग चीज है। और टिटेनी में क्या होता है, वो नर्व नर्व जो मसल में आके जुड़ रही है ना, वो नर्व जो इम्पल्स लेके आती है मसल में, अगर वहां कैल्शियम की कमी हो जाए तो वो अपने आप इम्पल्स देने लगती है मसल को, बार 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 बार। तो हल्के 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 कॉन्ट्रेक्शंस हो रहे हैं सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस के मसल्स में, ये टिटेनी है। और टिटनस में क्या होता है, मसल कॉन्ट्रैक्ट करके रह गई है, रिलैक्स नहीं हो रही है ना, वो टिटनस है। उसका अलग रीजन है, उसका मेन रीजन जैसे है ना, टेटेनोस्पाज्मिन से डैमेज हो जाते हैं जो मसल कॉन्ट्रेक्शन का मैकेनिज्म है, तो रिलैक्स नहीं हो पाती, वो हम बाद में पढ़ेंगे। वापस अभी जो पढ़ा रहा था उस पर आता हूँ। मैंने आपको अभी सिर्फ ये पढ़ाया कि तीनों तरह के मसल फाइबरों में क्या डिफरेंस होता है, बस बाकी सब बातें आगे की थी जो बस रिकैप बाद में पढ़ेंगे रियलिटी में, अभी तो ऐसे देख रहे हैं। चलो, तो अब एक मसल की कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ लिखी हुई है, जैसे ऑरिजिन और इंसर्शन। हमेशा एक मसल एक बोन से ओरिजिनेट होती है और दूसरी बोन के अंदर इंसर्ट होती है। हमें कोई भी मसल एक बोन से ओरिजिनेट होकर उसी उसी बोन के अंदर इंसर्ट नहीं होगी, वरना उसका फंक्शन ही कुछ नहीं बचेगा। क्या फंक्शन है एक मसल का, यही तो है, कॉन्ट्रैक्शन करेगी मसल, कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो बोन में मूवमेंट होगा। तो बोन तो इसलिए हमेशा तो अलग अलग बोन्स में होती है। एक्साइटेबिलिटी, कंडक्टिविटी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, ये मैंने बता दिया है। थ्रेशोल्ड स्टिमुलस क्या होता है, जब आप मसल को स्टिमुलस देंगे तो वो एक मर्यादा से ज्यादा होगा तो सारे मसल फाइबर एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और अगर उस मर्यादा या थ्रेशोल्ड से कम होगा तो एक भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, मतलब करेंगे तो सारे करेंगे, नहीं तो एक भी नहीं करेंगे। ये कोई प्रॉपर्टीज थोड़ी थोड़ी आपको ना वैसी लग रही होंगी जैसे हमने नर्व्स में पढ़ते हैं, पर नर्व और मसल में एक सिमिलरिटी है। पैरालिसिस छोड़ दो, बाद में बताएंगे। शिवरिंग क्या होता है, जो वॉलंटरी मसल्स हैं आपकी बॉडी की, अगर उनमें इनवॉलेंटरी कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाए, मतलब जनरली क्या होता है, आप एक्सरसाइज करते हैं तो उसका पसीना आता है, क्यों आता है, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी जो स्केलेटल मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, तो बहुत हीट लिबरेट होती है, हीट लिबरेट होती है तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। एक्सरसाइज करते समय पसीना नहीं आता है, करने के बाद आता है, क्योंकि जब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, ब्लड का टेम्परेचर बढ़ने लगता है, तो उस टेम्परेचर को ठंडा करने के लिए स्वेटिंग होती है, स्किन ठंडी हो जाती है, ताकि ठंडी ठंडी स्किन से जब गरम गरम खून गुजरे तो ज्यादा हीट डेसिपेट हो एनवायरमेंट में। तो कूलिंग के लिए होता है, बॉडी टेम्परेचर डाउन लाने के लिए स्वेट ग्लैंड्स काम करते हैं। तो इसलिए जब हम हीट प्रोड्यूस करती है, मतलब मसल कॉन्ट्रेक्शन, तो क्या होता है कि जब हमको ज्यादा ठंड लग रही होती है और हमारा बॉडी का टेम्परेचर गिर रहा होता है, तो हमारी स्केलेटल मसल्स इनवॉलेंटरली कॉन्ट्रैक्ट करने लगती हैं ताकि हीट प्रोड्यूस कर सकें। ठंड में हीट लॉस हो रहा है ना ज्यादा, तो इनवॉलेंटरी कॉन्ट्रेक्शन ऑफ वॉलेंटरी मसल्स इज कॉल्ड एज शिवरिंग। वॉलेंटरी कॉन्ट्रेक्शन ऑफ वॉलेंटरी नहीं, इनवॉलेंटरी कॉन्ट्रेक्शन ऑफ वॉलेंटरी मसल्स, ठीक है, इसको हम कहते हैं शिवरिंग। तो चलिए, ये कुछ बातें थी जो आपके मॉड्यूल में भी होंगी। अब मेरे को ये तीनों के बीच का स्ट्रक्चर समझाना था। इसके बाद अब हम वापस आ जाते हैं कि स्केलेटल मसल पे, कि एक स्केलेटल मसल कैसी दिखती है। छोटी छोटी बातें स्केलेटल मसल से पहले मैं आपको स्मूथ मसल के बारे में बता दूं, क्योंकि कार्डियक मसल के बारे में अगर कुछ डिस्कस करना है तो हम हार्ट में कर लेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम में। स्मूथ मसल को नॉन स्केलेटल मसल भी कहते हैं या विसरल मसल भी कहते हैं, ये अनस्ट्राइटेड होती है, ये सारे पॉइंट्स आपको मैंने बता दिए हैं। ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होती है। इसका स्ट्रक्चर आप देखिए, स्पिंडल शेप होता है और इसके सेल्स के बीच में आपस में कनेक्शन गैप जंक्शंस के थ्रू होता है। ये क्या होता है वो एनिमल टिश्यू में बताएंगे। दूसरी बात, इसमें एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट रेगुलरली अरेंज नहीं होते हैं, स्कैटर्ड होते हैं। तो वो एकदम अगर प्रॉपरली अरेंज हो और मायोसिन अच्छा खासा हो तो आपको डार्क बैंड दिखेंगे, और जहां डार्क बैंड नहीं होंगे वो एरिया क्या कहलाएगा, लाइट बैंड कहलाएगा। पर यहाँ क्या है कि मायोसिन कम होता है, एक्टिन ज्यादा होता है, तो डार्क बैंड दिखते नहीं है। अब डार्क बैंड नहीं दिखेंगे तो लाइट बैंड भी कहां से दिखेगा, नहीं आ रही बात समझ में। ये इसमें मैं काला काला पोत दूं तो आपको दिखेगा ना डार्क और लाइट, नहीं तो कुछ भी नहीं दिख रहा है यहाँ। तो इसकी वजह से ये नॉन स्ट्राइटेड होती है। भाई स्ट्राइटेड स्ट्राइटेड क्यों होती है वो तो बाद में बताऊंगा। नॉन स्ट्राइटेड क्यों होती है वो भी मैंने इस वक्त बता दिया, ये रटने की जरूरत नहीं। अच्छा ये स्ट्राइटेड है, नॉन स्ट्राइटेड, पेंट थोड़ी हुआ है, वो जो एक्टिन और मायोसिन कुछ फिलामेंट्स होते हैं तो इस तरह से अरेंज होते हैं। अगर वो यूनिफॉर्मली है और मायोसिन अच्छा खासा है तो वो डार्क बैंड्स दिखाएगा, डार्क दिखाएगा तो लाइट अपने आप दिखेगा उनके बीच में।
लेकिन अगर मायोसिन कम होगा तो डार्क बैंड ठीक से नहीं दिखेंगे, डार्क नहीं दिखेंगे तो लाइट भी है। आगे बात समझ। तो इसलिए नॉन स्ट्राइटेड और स्ट्राइटेड होते हैं। तो चलिए, ये तो इनके बारे में कुछ बातें थी यहाँ पे। तो स्ट्राइएशंस आर एब्सेंट क्योंकि लिखा हुआ है मायोफिब्रिल्स आर मेड अप ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन बट रिमार्कबली लेस देन स्केलेटल मसल्स। ठीक है, इसके लिए प्रॉब्लम है क्योंकि मायोसिन कम है, मायोसिन इज लेस इन देन स्केलेटल मसल्स, तो इसके लिए ये ऐसा हो रहा है। और ये बाकी सारी बातें तो मैंने बताई थी। बाकी कार्डियक मसल्स के बारे में मैंने आपको बता दिया कि ये भी फैटीग नहीं होती है और इनका भी कंट्रोल जो है वो ऑटोनॉमिक और सेंट्रल नर्वस सिस्टम दोनों के बीच में होता है। तो ये हमने जनरल बातें पढ़ ली। अब हम अपनी पढ़ाई को फोकस करेंगे स्केलेटल मसल्स पे, जो कि स्ट्राइटेड मसल्स होती हैं हमारी बॉडी की, उन पे हम बात करेंगे और उन्हीं में हम मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन वगैरह भी पढ़ेंगे। तो चलिए, अगर हम यहाँ पे पर इनके पास ना, ये मेरा जो मॉड्यूल है ना, इसमें मैंने डाल रखे हैं कुछ एनसीईआरटी के डायग्राम्स। अब जैसे ये डायग्राम है जो हम पढ़ने वाले, मैं कुछ और डायग्राम्स भी दिखाना चाहता था, वो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर नहीं, वो मेरे को फिर से वही करना पड़ेगा। ये तो है ही यहाँ पे, पर एक सेकंड देना। इसमें नहीं जाना, बैक के यहाँ से जाएगा ना। इसका पीडीएफ ढूंढ रहा था मैं, ये वाला। ये खोलते हैं, इसमें कहाँ से पासवर्ड आ गया? हाँ, ये है। अच्छा, ये है। देखो, वही है जो हम पढ़ रहे थे। ये तो पहले वाला है ना? अच्छा हाँ, सेम ही तो होगा। तो ये हमने देखे 3 तरह के, जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, कार्डियक मसल फाइबर्स वगैरह। ये आप लोग खुद भी डाउनलोड कर सकते हैं। अरे वही प्लस वाले पे मिल जाएगा, ये तो पढ़ा रहा था मैं अभी। तो ये सब मैंने पढ़ा दिया है, रुको मैं उसी सीक्वेंस में चल रहा हूँ। ये सारे पॉइंट्स भी पढ़ा दिए और ये वाले फोटोग्राफ भी दिखा दिए। अब मैं यहाँ पर आपको एक मसल का स्ट्रक्चर समझाना चाह रहा हूँ, स्केलेटल मसल का। तो ये देखो आप, ठीक है। अब इसको देखो, जैसे ये मसल है हमारी, एक मसल के अंदर क्या क्या होता है, ये आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। ये मसल के फेसिकुलस कहलाते हैं। मसल फाइबर्स जो होते हैं वो बंडल्स में अरेंज होते हैं। ये बात कुछ ऐसे है जैसे आपने आरसीसी देखा होगा, सरिये जो होते हैं, वो सरिये जब टेम्पो में लाद के ले जा रहे होते हैं तो बंडलों में होते हैं वो सरिये, देखा आपने? तो सरिया जो है ना, एक सरिया वो है एक मसल फाइबर, और मसल फाइबर ही दरअसल मसल सेल है। तो मसल फाइबर की मेम्ब्रेन को क्या कहेंगे? सार्कोलीमा। वो एक सरिया क्या है? एक मसल फाइबर है। और सरियों का बंडल बना देते हैं अगर अपन, तो वो बंडल कहलाएगा फेसिकुलस। और अगर बहुत से बंडल एक साथ रख दिए जाएं सरियों के, तो वो पूरा का पूरा क्या कहलाएगा? एक मसल। तो ये देखो, ये पूरी एक मसल है यहाँ पे जो आपको दिख रही है,
ठीक है, ये एक पूरी मसल है और इस मसल में ये सरियों के बंडल फेसिकुलस कहलाते हैं। ये फेसिकुलस देगा आपको। एक बंडल मैंने यहाँ पर नीचे, ये एक बंडल ना, इसमें से एक मैंने निकाल लिया, एक एक सरिया। तो एक सरिया जो मैंने नीचे निकाला है वो क्या कहलाएगा? मसल फाइबर। और उस एक सरिया यानी मसल फाइबर को अगर हम देखें तो उस सरिये के अंदर बहुत सारे मायोफिब्रिल्स हैं। ये दिख रहे हैं आपको? जैसे वो जो लोहे का सरिया होता है ना, उस सरिये को भी कभी देखना, आपने देखा हो तो उसमें तार होते हैं बहुत सारे, जिनको लपेट के, जैसे रस्सी, धागों को लपेट के रस्सी बनाते हैं ना, सूतली बनाते हैं, तो वैसे ही ये सरिया है। पर इस सरिये के अंदर, ये मैं समझाऊंगा अभी, बहुत सारे मायोफिब्रिल्स रखे हुए हैं। कैसे रखे हुए मैं बताऊंगा। और इन्हीं मायोफिब्रिल्स के अंदर होते हैं मायोफिलामेंट्स, जो दो तरह के होते हैं, मायोसिन और एक्टिन। तो ये सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस एक बार में नहीं याद होगा, अगर आता नहीं आता है तो टाइम लगेगा। सबसे पहले क्या है, नीचे से चलते हैं। तो एक्टिन और मायोसिन नाम के फिलामेंट्स हैं, ठीक है। वो सबके वो सारे फिलामेंट्स एक लेंथ में रखे हुए हैं, और वो जिस तार में रखे हुए हैं, तार क्या कहलाता है? मायोफिब्रिल। तो एक्टिन और मायोसिन क्या है? मायोफिलामेंट्स है। मायोफिलामेंट किस में रखे हुए हैं? मायोफिब्रिल में। और बहुत सारे मायोफिब्रिल किस में पैक हैं? मसल सेल में या मसल फाइबर में। फिर बहुत सारे मसल फाइबरों का बंडल क्या कहलाता है? फेसिकुलस। और कुछ फेसिकुलसों का बंडल मिलके एक मसल को बना लेता है, ठीक है। तो ये देखो, जैसे ये है ना, ये बहुत सारे बंडल हो गए एक मसल्स के, तो ये फेसिकुलस कहलाते हैं, बहुत सारे बंडल। ये सरियों का बंडल हो गया एक, ठीक है। फिर उसी चीज को हमने यहाँ देखा, एक सरिया, एक सरिया मतलब मसल फाइबर। और उस मसल फाइबर के अंदर बहुत सारे मायोफिब्रिल्स हैं। ठीक है, उसके अंदर यहाँ पे बहुत सारे मायोफिब्रिल्स हैं। तो एक मायोफिब्रिल जब अपन निकाल के देखे ना, तो वो एक गन्ने जैसा लगता है। गन्ना देखा आपने? छोटे छोटे उसमें बैंड्स होते हैं, है ना, नोड्स टाइप। तो वो गन्ने के अंदर ये देखो, ये है ना बहुत सारे। तो ये एक नोड क्या है? एक सार्कोमियर है। सार्कोमियर एक हमने बनाई है एक यूनिट, वो कोई फिजिकल यूनिट नहीं है, पर एक फंक्शनल यूनिट है एक मायोफिब्रिल की। तो ये जो सार्कोमियर है, इस सार्कोमियर के अंदर आपको एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट दिखेंगे। ये मोटा वाला मायोसिन और पतला वाला एक्टिन, ठीक है। और इस चीज को मैं इससे एक ज्यादा और अच्छे डायग्राम्स में दिखाता हूँ, जो एनसीईआरटी की तो नहीं, पर समझ में आएंगे। जैसे ये मसल है, ये मसल के अंदर ये क्या रखे हुए हैं? ये फेसिकुलस, ठीक है, ये सब फेसिकुलस है। और उनके अंदर ये मसल फाइबर है एक, ठीक है। एक मसल फाइबर को अगर हम देखें, मसल सेल को, तो मसल सेल की सेल मेम्ब्रेन क्या कहलाती है? सार्कोलिमा। और एक मसल सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, ये मैंने आपको बताया। तो आपको दिख रहे हैं दो न्यूक्लियस, तीन तो यही दिख रहे हैं न्यूक्लियस, क्योंकि ये सिंसिशियम है। और फिर एक और डायग्राम में आप यहाँ भी देख सकते हैं, ठीक है। ये सेम डायग्राम है वही। ये पूरा एक मसल है, और एक ये एक फेसिकुलस है, ये वाला हिस्सा, ठीक है। और फेसिकुलस में से हमने एक खींच लिया, तो ये मसल फाइबर है, और ये उसके अंदर मायोफिब्रिल है। और मायोफिब्रिल के अंदर क्या दिख रहा है आपको? मायोसिन और एक्टिन, सेम चीज। मैं इसकी तीन तीन शीट्स होती हैं, वो बाद में बताऊंगा, एपीमाइसियम, पेरीमाइसियम और एंडोमाइसियम। अभी मैं खाली आपको ये दिखा रहा हूँ। तो ये इतने सारे फोटोग्राफ सेम चीज के हैं, और इसमें आपको एक तरह से अरेंजमेंट का सीक्वेंस तो समझ में आ गया होगा। ये मैं बता रहा था ना, जैसे ये एक सार्कोमियर है, इतना डिस्टेंस एक मायोफिब्रिल में। तो इसको भी हम देखेंगे, और ये एनसीईआरटी वाला डायग्राम भी हम समझेंगे। पर एक पहले आप ये वाला डायग्राम देखो, इससे आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगी चीजें। यहाँ से ये चलो, तो इस डायग्राम में तुम्हें क्या दिख रहा है? ये देखना, तीन लेयर्स होती हैं जो मसल्स को मसल के अंदर पाई जाती है। कनेक्टिव टिश्यू की शीट, पूरी की पूरी जो मसल थी उसके बाहर जो लेयर होती है, उसे हम कहते हैं एपीमाइसियम। तो जैसे ये पूरी मसल है ना, तो इस पूरी मसल पे तुमको ये जो लेयर दिख रही है ना बाहर, ये नंबर 1 जिसको मैंने लेवल किया हुआ है,
ये एपीमाइसियम है, और ये वाली। फिर इसके अंदर क्या रखे हुए हैं, बहुत सारे फेसिकुलस। तो सभी फेसिकुलस के बीच में जो कनेक्टिव टिश्यू भरी हुई है उसे क्या कहा जाता है, पेरीमाइसियम। तो ये यहाँ पर नंबर 2 जो लिखी हुई है ये पेरीमाइसियम है। और उसके बाद फेसिकुलस के अंदर यानी बंडल के अंदर क्या पाया जाता है, मसल फाइबर या मसल सेल। तो दो मसल सेल या मसल फाइबर जो भी हैं उनके बीच में जो कनेक्टिव टिश्यू भरी होती है वो क्या कहलाती है, एंडोमाइसियम। फिर एंडोमाइसियम के अंदर क्या होगा, सार्कोलिमा। नहीं आ रही बात समझ में, एंडोमाइसियम के अंदर सार्कोलिमा, सार्कोलिमा के अंदर फिर सार्कोप्लाज्म भरा हुआ है, और उसी सार्कोप्लाज्म में बहुत सारे क्या तैर रहे हैं, मायोफिब्रिल्स। मतलब सेल के अंदर बहुत सारे मायोफिब्रिल हैं, और बचे खुचे स्पेस में न्यूक्लियस, सार्कोप्लाज्म, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सब कुछ भरा हुआ है। दूसरा एक खास बात देखिए, ये आपको दिख रहा है, ये मोटर नर्व आ रही है और ये मसल से आके जुड़ रही है, इसे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं। तो ये नर्व और मसल का जंक्शन है। सेल मेम्ब्रेन की एक खासियत होती है ये सार्कोलीमा की, कई कई जगहों पे सार्कोलीमा अंदर घुसी हुई होती है, किसमें, सार्कोप्लाज्म के अंदर। उन जगहों को, इन्वेजिनेशन को कहते हैं टी ट्यूब्यूल। जैसे ये दीवार है, प्लास्टर हो रहा है, अब इसमें क्रैक हो दीवार में, तो यहाँ से यूं अंदर जाए प्लास्टर और फिर यूं वापस आ जाए, तो एक गैप होता है यहाँ, इन्हें हम टी ट्यूब्यूल कहते हैं। तो ये सार्कोलीमा का इन्वेजिनेशन है, किसके अंदर, सार्कोप्लाज्म के अंदर। और इन्हीं टी ट्यूब्यूल्स के पास ये जो ग्रीन ग्रीन आपको दिख रहा है, ये बीच में टी ट्यूब्यूल भी इन्होंने ग्रीन कर दिए, ये तो दिख रहा है ग्रीन ग्रीन, ये है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत सारा कैल्शियम स्टोर करके रखते हैं, क्योंकि यही कैल्शियम मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रेक्शन को इनिशिएट करता है। तो इस डायग्राम में हमने कुछ चीजें देखी, जैसे पूरी की पूरी मसल के ऊपर एपीमाइसियम है, फेसिकुलस के ऊपर पेरीमाइसियम, और फिर मसल फाइबर के ऊपर एंडोमाइसियम, और फिर मसल फाइबर की ये सार्कोलीमा है जो लेवल नहीं हो रही है। सार्कोलीमा कहीं कहीं इन्वेजिनेट करके टी ट्यूब्यूल बनाती हुई एक अलग इशू है। और इसके बाद फिर अंदर आप देखिए तो ये सार्कोप्लाज्म भरा हुआ है। अब सार्कोप्लाज्म के अंदर क्या है, सार्कोप्लाज्म के अंदर देखो, ये बहुत सारे मायोफिब्रिल्स है ना। तो मतलब सेलुलर लेवल पे अपन कब आगे, सेल क्या है, मसल फाइबर। अब सेल के अंदर जा रहे हैं हम, तो सेल के अंदर बहुत सारे मायोफिब्रिल भरे हुए हैं, और पेरीफेरी पे कुछ न्यूक्लियस और थोड़ा बहुत साइटोप्लाज्म, सार्कोप्लाज्म वगैरह है। और इस मायोफिब्रिल में दो तरह के फिलामेंट है, एक्टिन और मायोसिन। मतलब आप देखो, आपको लग रहा होगा एक मायोसिन और ये दो एक्टिन है, नहीं ऐसा नहीं है, दो एक्टिन तो ऐसे हैं, दो और ऐसे हैं, दो और ऐसे हैं। दरअसल एक मायोसिन के आसपास 6 एक्टिन होते हैं, है ना, 6 इधर ऐसे, जैसे मेरे 5 उंगलियां मान लो, 6, 6 इधर और 6 इधर, बीच में एक मायोसिन है। ठीक है, तो यहाँ पे दो ही दिख रहे हैं समझाने के लिए, तो ये थिन वाला एक्टिन और एम मोटा यानी कि मायोसिन है। तो ये सीक्वेंस हो गया। तो ये तो हमने एक चीज इसका सीक्वेंस देखने के लिए समझी। अब मैं इसको एनसीईआरटी वाले डायग्राम से समझाता हूँ। पर एनसीईआरटी वाले डायग्राम से समझाने से जस्ट पहले हम एक अपना भी डायग्राम यहाँ पे बना लेते हैं। कितने ये है ना। तो अब हम काम करते हैं, सपोज ये एक मसल है, मसल को ऐसे काटते हैं, किसमें, ट्रांसवर्स सेक्शन में। ये मसल है, इसको ऐसे काटते हैं और देखते हैं इसमें हमें क्या क्या दिखता है। अब ये देखो, ये सबसे बाहर ये व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई लेयर है, इसे कहा जाता है पेरीमाइसियम। ठीक है, इसके अंदर मसल फाइबर्स के बंडल हैं, उन बंडल्स को हम क्या कहते हैं, वेसिकुलस। तो कैसे हैं मसल फाइबर के बंडल्स, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ये देखिए, सॉरी मैंने उसको पेरी लिख दिया, क्या होगा वो, तो सबसे बाहर वाला जो लेयर है, क्या हो रहा है, ये एपीमाइसियम है। मसल फाइबर्स में यहाँ बना रहा हूँ, सपोज यहाँ देखिए, समझाने के लिए मैं सिर्फ 3 बंडल बना रहा हूँ, 3 नहीं है, काफी सारे होते हैं। ठीक है,
तो ये तो एपीमाइसियम हो गया। पेरीमाइसियम कहाँ है? पेरीमाइसियम को देखिए, वो ये रहा। और बंडल भी मैंने चार चार मसल फाइबर के बनाए हैं, ज्यादा के होते हैं समझाने के लिए। तो ये जो इतना सारा आपको दिख रही है ना कनेक्टिव टिश्यू, ये सब कहलाती है पेरीमाइसियम। तो ये पेरीमाइसियम यहाँ भी है, और खास तौर पे ये बंडल के चारों तरफ है। बंडल का नाम क्या है? वेसिकुलस। तो ये जो आपको ये दिख रहा है, ये एक वेसिकुलस है, प्लूरल में फेसिकुला है। इनके चारों तरफ जो आपको दिख रहा है वो पेरीमाइसियम। अब इनके बीच में क्या है? यहाँ ये देखो, ये क्या है? ये है एंडोमाइसियम। ठीक है, तो ये हो गया एंडोमाइसियम। तो एपीमाइसियम, पेरीमाइसियम, और ये अंदर वाला एंडोमाइसियम। ये जो व्हाइट लाइन मैंने तुम्हें दिखाई है, ये व्हाइट लाइन क्या है? ये है सार्कोलिमा लेयर, है ना। पर आप सोचोगे तीन चादरें हैं, तो ऐसे नहीं। बाहर वाली एक कंप्लीट चादर है, वो एक शीत है, प्रॉपर शीत, जो लिपटी हुई है पूरी मसल के आसपास। बीच वाली जो लेयर है ना पेरीमाइसियम, वो एक पैकिंग की तरह भरी हुई है, दिख रही है आपको। और वो पैकिंग यहाँ पे जरूर गोल गोल दिखती है, यहाँ पर और यहाँ पर। कहाँ पर? फेसिकुलस के चारों तरफ। पर बीच के स्पेस में भी तो वही है, तो इसलिए वो है। तो यहाँ चादर की तरह लगती है, पर आसपास फिर वो वैसी हो जाती है। और एंडोमाइसियम तो एक एक मसल फाइबर के चारों तरफ है। और ये क्या है? ये है सार्कोलीमा। ठीक है, सार्कोलीमा के अंदर सार्कोप्लाज्म भरा हुआ है। तो ये है एक मसल फाइबर। तो ये तो हो गया एपीमाइसियम, पेरीमाइसियम, एंडोमाइसियम, ये तीनों समझ में आ गए। और सीक्वेंस समझ में आया। मसल किसकी बनी है? वेसिकुलस की। वेसिकुलस याद रखना, ये सीक्वेंस आएगा लिखने के लिए सही। वेसिकुलस किसके बने हैं? मसल फाइबर के। मसल फाइबर में क्या होता है? मायोफिब्रिल। मायोफिब्रिल में क्या होते हैं? मायोफिलामेंट्स। मायोफिलामेंट्स दो तरह के हैं, एक्टिन और मायोसिन। अब सुनिए, होता क्या है कि अगर हम एक मायोफिलामेंट को देखें ना, दो तरह के हैं, एक्टिन और मायोसिन। किसमें है ये? मायोफिब्रिल में। तो ये डायग्राम आप समझ गए। तो यहाँ पे अंदर देखो क्या है, ये मसल फाइबर है ना, इसके अंदर क्या है? इसके अंदर यहाँ पर खूब सारे न्यूक्लियस हैं, ये दिख रहे हैं आपको, सिंसीशियल। और इसके अलावा ये जो इसकी सेल मेम्ब्रेन है, तो सेल मेम्ब्रेन में इस तरह से इन्वेजिनेशन से इनको टी ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। और इनके पास यहाँ पे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है, यहाँ ये रहा। लेकिन मेन चीज इनमें क्या भरी हुई है अंदर? ये एक सेकेंड मैं बनाता हूँ। मायोफिब्रिल्स, ये देखो, समझाने के लिए तीन बना दिए, तीन नहीं 300 से भी ज्यादा हैं। समझाने के लिए बना रहा हूँ तीन, यहाँ तो एक ही बनाऊंगा मैं इसमें समझाने के लिए। ये लो, एक बना दिया मैंने। इस एक मायोफिब्रिल का ट्रांसवर्स सेक्शन दिखाना चाह रहा था। दिख रहा है ये आपको? तो इसमें ना बीच में ये क्या है बताओ? ये है कौन सा मायोफिलामेंट? मायोसिन, मोटा वाला। और इसके आसपास छोटे छोटे, एक दो तीन चार पांच छह, ये है एक्टिन। ये टीएस है मायोफिब्रिल का। अभी ऐसे समझ में नहीं आएगा आपको। मायोफिब्रिल का टीएस है, इसको मैं एलएस में समझाऊंगा तो दिखेगा। पर ये तो ऐसा दिखता है अंदर ये स्ट्रक्चर। तो मायोसिन और एक्टिन इस तरह से ये अरेंज होते हैं इसमें, सब में, इन सब में। तो वापस उसी फोटो पे देख चलते हैं। ये वाला तो एंड में समझाऊंगा, एनसीईआरटी वाला तो।
नहीं, कौन सा, यही है ना। अब एक बात और बता देता हूँ, फिर हम इसको आगे समझेंगे। ये वाला डायग्राम देखना आप। सबसे बाहर एपीमाइसियम दिख रहा है आपको। एक मसल ना एक बोन से ओरिजिनेट होके दूसरे बोन में इंसर्ट होती है, ऐसा सुना आपने? तो होता क्या है उसके अंदर, ये वाला डायग्राम जो हम बना रहे थे इसी को बताता हूँ। सपोज ये है वो मसल, ठीक है, जो भी है इसके अंदर फेसिकुलस है, वो सब है, ये है ना, बंडल्स है अंदर, ये वो मसल है। अब मसल के ऊपर, ऊपर क्या बताया था सबसे ऊपर मैंने? एपीमाइसियम। अब सपोज इधर ये एक बोन है, ठीक है, ये इधर दूसरी बोन है। तो एक बोन से ओरिजिनेट होकर दूसरे बोन में इंसर्ट होती है ना मसल। तो मसल के फाइबर जब ओरिजिनेट होते हैं ना, तो वो सीधे बोन से अटैच होते हैं ऐसे। और इसके ऊपर आपको पता होगा यहाँ पर ये क्या है, ये एपीमाइसियम है। तो ये जो एपीमाइसियम होता है ना, ये ही एंड में रह जाता है, मसल फाइबर गायब हो जाती हैं। और इसी एपीमाइसियम माइसियम को एंडिंग को हम क्या कह देते हैं, क्या है ये कहलाता है टेंडन। टेंडन क्या है? मसल में कॉन्ट्रेक्शन होता है तो बोन में मूवमेंट होता है ना। व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई ये कवरिंग, यही एंड में टेंडन का काम करती है। देखो जैसे ये फ्लेक्सर मसल्स हैं, ये एक्सटेंसर मसल्स हैं। फ्लेक्शन एक्सटेंशन, तो पीछे यहाँ जो मसल्स है ना एक्सटेंसर मसल्स, उनमें कॉन्ट्रैक्शन, मेरी फिंगर्स को एक्सटेंड कर रहा है पीछे की तरफ। तो मसल तो यहाँ है, मसल का एंड यहाँ पे इंसर्टेड है इन डिजिट्स में, फैलेंजेस वगैरह में, तभी तो इंगलियां ऐसे पीछे जा रही हैं। तो मसल एंड्स बाय फॉर्मिंग ए टेंडन। जब इस मसल में कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो टेंडन्स ने फिंगर्स को पीछे खींचा। टेंडन कहाँ? ये देखो, ये मोटे मोटे नाड़े जैसे दिख रहे हैं आपको, ये नकल्स के ऊपर ये जो होते हैं, जिनको आप सोचते हैं क्या है ये, नस है, नस। नस क्या होता है? आर्टरी, वेन, नर्व, कैपिलरी, क्या है ये तो है टेंडन्स। तो ये खींच रहे हैं पीछे। तो बेसिकली क्या होता है, टेंडन इस तरह से होता है। एपीमाइसियम ही एंड में फॉर्म करता है टेंडन को, इस तरह की एक कॉर्ड बना के। तो जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी, अब कॉन्ट्रैक्ट करने में क्या होगा, याद करो सबसे अंदर क्या चीज है इसके, सबसे अंदर इसके मायोसिन और एक्टिन फिलामेंट्स है ना, इस तरह से। किसके अंदर? मायोफिब्रिल के अंदर। तो वो एक्टिन मायोसिन जब एक दूसरे में घुसेंगे तो हर एक सार्कोमियर की लेंथ थोड़ी थोड़ी कम हो जाएगी। अब सभी सार्कोमियरों की लेंथ कम हो जाएगी, तो वो जो मायोफिब्रिल था उसकी लेंथ कम हो जाएगी। सभी मायोफिब्रिलों की लेंथ अगर कम हो जाएगी, तो वो मसल सेल जिसमें वो मायोफिब्रिल हैं उसकी भी लेंथ कम हो जाएगी। सभी मसल सेल्स या मसल फाइबर्स की लेंथ जब कम हो जाएगी, तो सभी फेसिकुलस की लेंथ कम हो जाएगी, तो मसल की भी लेंथ कम हो जाएगी। तो बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन कहाँ हो रहा है? सार्कोमियर के लेवल पे। समझ में आ रही है बात? सार्कोमियर की लेंथ डिक्रीज हो रही है, और उसकी वजह से ऊपर सब चीजों की लेंथ डिक्रीज हो रही है, और इवेंचुअली मसल की लेंथ भी डिक्रीज हो रही है। और जब इस मसल की लेंथ डिक्रीज होगी, तो ये इधर वाली बोन को इधर वाली बोन के करीब लेके आएगा, तो हम कहेंगे मसल में कॉन्ट्रेक्शन होता है, तो बोन में मूवमेंट होता है। ठीक है, तो इस तरह से होता है। तो ये तो हमने एक बेसिक क्या क्या चीजें होती हैं, मतलब सबसे बाहर क्या होता है, एपीमाइसियम। फिर पेरीमाइसियम अंदर है, यहाँ यहाँ बीच बीच में इन फेसिकुलस के। और एंडोमाइसियम फिर यहाँ अंदर है। तो ये सब सीक्वेंस अब एक दो बार जिनको नहीं भी याद है तो वो याद हो जाएगा। और क्या दिया है इसमें, जिसमें सीक्वेंस में दिया है देखिए। तो ये मैंने ना, अब मैं एनसीईआरटी का डायग्राम समझा देता हूँ आपको एक, फिर हम ना मसल फाइबर के स्ट्रक्चर पे जाएंगे। हालांकि अब इस डायग्राम को अगर हम देखें, तो ये एनसीईआरटी ने क्या क्या, सबसे बाहर देखो क्या बनाया है ये, क्योंकि लेबलिंग के लिए हो सकता है यही आ जाए, हालांकि बहुत गंदा डायग्राम है लेकिन यही आ जाए। सबसे बाहर एपीमाइसियम है, उसके बाद ये बंडल दिख रहे हैं आपको, ये बंडल क्या कहलाते हैं?
फेसाइकल या फेसिकुलस, एक सिंगुलर में फेसिकुलस। फिर उनके चारों ओर ये ब्लू लाइन मैंने बना दी है हल्की सी, दिख रही है आपको, ये है पेरीमाइसियम। और उसके बाद देखो जो ये मसल फाइबर हैं उनके आसपास मैंने ग्रीन लाइन बना रखी है, ये क्या है, ये है एंडोमाइसियम। और फिर वो जो ब्लैक लाइन है जिसको मैंने लेबल किया हुआ है वो है सार्कोलीमा, और उसके अंदर ये क्या भरा हुआ है यहाँ पर, ये सार्कोप्लाज्म। इसके अंदर क्या चलेंगे, इसमें मायोफिब्रिल्स होंगे अंदर, ठीक है। और जो ब्लड सप्लाई आती है तो आर्ट्रियल में, आर्ट्रियल कैपिलरीज में टूटती है, तो ब्लड वेसल्स यहाँ इनके बीच में भी होती है, फेसिकुलस के बीच में। तो एक दो तीन ये मसल फाइबर, सार्कोलीमा, सार्कोलीमा भी बता दी मैंने, और ब्लड कैपिलरीज यहाँ तक आ रही। एक सिंपल सा डायग्राम है, ये हमने जो पढ़ा है उससे काफी कम चीजें इसमें, पर फिर भी समझाने के लिए काफी है। तो ये तो हमने एक मसल का माइक्रोस्कोपिक लेवल पे एक मसल में क्या क्या चीजें होती है उनका स्ट्रक्चर देखा। अब हम इसमें जो सार्कोमियर्स होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, और फिर उसके अंदर पाए जाने वाले जो दो प्रोटीन हैं, एक्टिन और मायोसिन, उनके स्ट्रक्चर को हम देखेंगे। तो देखो एक सार्कोमियर क्या है, जैसा कि मैंने यहाँ पर दिखाया इस डायग्राम में, कि ये एक मायोफिब्रिल के कुछ हिस्से हैं जो हमने डिवाइड कर लिए हैं, इनको एक सार्कोमियर कहते हैं हम। तो एक सार्कोमियर में मायोफिब्रिल के जो हिस्से आते हैं, जैसे ये एक माइक्रो मायोफिब्रिल है ना, इसको हमने यहाँ निकाल के देख लिया। तो इसमें क्या क्या हिस्से हैं वो हम पढ़ेंगे। तो यहाँ तक तो मैंने आपको बता दिया है, एक बार फिर देख लो। ये फेसिकुलस नीचे आ गया, वो मसल है, फेसिकुलस है, और ये यहाँ पे मसल फाइबर है। फिर इस वाले डायग्राम को हम समझेंगे, और इसको मैं अलग से बनाऊंगा, यहाँ नहीं आएगा समझ में। ये एक मायोफिब्रिल है और ये इसकी अलग अलग लेंथ है, एक लेंथ हमने बड़ी कर ली है। इसको हम यहाँ से अब हम लिख के पढ़ेंगे, अभी तक तो मैंने बस सुपरफिशियली एक बार बताया है, तो इसको पढ़ते हैं हम। क्या हुआ, तो अगर हम उस एक सार्कोमियर की लेंथ को देखें, सपोज ये वो मायोफिब्रिल है, ये वो मायोफिब्रिल है, इसके अंदर थोड़ी थोड़ी दूरी पर इस तरह से लाइंस हैं, ये मेम्ब्रेनस लाइंस है, इनको हम कहते हैं जेड लाइन। सपोज मैं एक बना देता हूँ, एक जेड लाइन इधर है, ये इधर। तो इन जेड लाइन से जो पतले पतले प्रोटीन्स अटैच्ड हैं, इनको हम एक्टिन कहते हैं, और इनके बीच में एक मोटा प्रोटीन है यहाँ पे, इसको हम कहेंगे मायोसिन। हालांकि ये इनका रियल स्ट्रक्चर नहीं है, पर मैं सिंबॉलिकली पहले एक बार दिखा दूं किस तरह से ये होते हैं। अरे यहाँ ध्यान दो, तो यहाँ पे जेड लाइन से आपको क्या अटैच दिख रहे हैं, थिन वाले, यानी कि एक्टिन। और ये मायोसिन के हवा में लटके हैं ऐसा नहीं है, पर दोनों तरफ जेड लाइन से कौन से अटैच है, थिन वाले यानी कि एक्टिन। ये जो मायोसिन है ना, ये एक और छोटी सी बहुत पतली सी एक मेम्ब्रेन होती है यहाँ बीच में से निकल रही है, एम लाइन कहते हैं जिसको हम, उससे अटैच है। एम लाइन कैसे है, जैसे ना ये मायोसिन है, तो ये बीच में से, जैसे आपने वो ब्लाइंड्स देखे हैं, चिक जो लगे होते हैं खिड़कियों में, जिनको बीच में से एक धागा पकड़े हुए होता है, दोनों तरफ से फ्री है पर बीच में से एक धागे से सिले हुए होते हैं ना, बहुत सारे ब्लाइंड्स खिड़कियों में होते हैं जो। तो ऐसे ये सभी मायोसिनों को किसने पकड़ रखा है बीच में से, एम लाइन ने। तो मायोसिन हवा में उड़ नहीं रहे हैं, वो एम लाइन से अटैच है, पर वो बीच में से है, ऐसे जैसे मान लो ये एम लाइन है और ये मायोसिन था, इधर भी फ्री है, इधर भी फ्री है, ठीक है। और एक्टिन तो जेड लाइन से अटैच्ड है। अब यहाँ पे आपको दो जेड लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है, इसको हम बोलते हैं एक सार्कोमियर।
और यहाँ पे इस तरफ भी सेम ऐसे ही है, एक्टिन फिलामेंट्स। इधर भी है ऐसे, फिर इधर भी मायोसिन भी होंगे, पर हम सिर्फ एक सार्कोमियर देख रहे हैं, तो हम ऐसे समझाने के लिए मैंने इधर बना दिए हैं, इनकी डिटेल में नहीं जा रहे इधर वाले। तो यहाँ पे दो तरह के बैंड्स आपको नजर आएंगे, डार्क और लाइट। वो इस वजह से क्योंकि मायोसिन एक हिस्से को डार्क कर देता है, तो दूसरा अपने आप लाइट हो जाता है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो पोर्शन है इतना, ये देखो इसका कलर कैसा है, इसका कलर है डार्क, तो इसको बोलते हैं डार्क बैंड या ए बैंड। डार्क में सेकंड अल्फाबेट क्या है, ए, तो डार्क बैंड या ए बैंड। और इधर का ये जो आपको दिख रहा है ये पोर्शन, ये कैसा है, ये हल्का है, तो ये कहलाता है लाइट बैंड या आई, सेकंड अल्फाबेट से पकड़ लो, आई बैंड। ये आइसोट्रोपिक और एनिसोट्रोपिक तो पोलराइज लाइट को कैसे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं उसके ऊपर रखे गए नाम है, और फिजिक्स में समझ में आएंगे आपको। हम तो बस डार्क और लाइट, डार्क मतलब ए बैंड और लाइट मतलब आई बैंड होता है, तो ये है। और इसके अलावा एम लाइन मिडिल लाइन है, जर्मन वर्ड है मिशनल लाइन, पर आप तो इंग्लिश में याद रखो मिडिल लाइन। तो ये लाइट और डार्क बैंड आपको दिख रहे हैं। एक सार्कोमियर में आपको क्या दिख रहा है, दो आधे आधे, आधा इधर है देखो, आधा लाइट जेड लाइन बीच में से जा रही है ना आई बैंड के। अगली क्लास में इसको ढंग से बना के समझेंगे, अभी तो बस इंट्रोड्यूस किया है। ये आई बैंड जो है इसके बीच में से कौन सी लाइन जा रही है, जेड। तो आधा आई बैंड इधर का और आधा आई बैंड इधर का, दो आधे आई बैंड और एक कंप्लीट ए बैंड, है ना। ये मिलके बना रहे हैं एक सार्कोमियर। और जो ये ए बैंड है इसके बीच में, अच्छा ए बैंड में कौन कौन से फिलामेंट आते हैं और आई में कौन कौन से आते हैं। ए बैंड में देखो दोनों आते हैं, एक्टिन भी और मायोसिन भी, जबकि आई बैंड में सिर्फ सिर्फ एक्टिन आता है। तो याद रखना आई बैंड में ओनली एक्टिन आएगा, जबकि ए बैंड में एक्टिन और मायोसिन दोनों आएंगे। ए और आई बैंड के बीच में आपको यहाँ पर ये जो पोर्शन है ना, ये वो वाला पोर्शन है जहां पे आपको सिर्फ मायोसिन दिख रहा है और क्या नहीं है यहाँ पे, एक्टिन नहीं है। इसे कहते हैं एच जोन, हेलर जोन, हेलर मतलब हल्का, तो ये कहलाता है एच जोन। तो ए बैंड के बीच में एक ऐसा भी पोर्शन है जहां पे एक्टिन एब्सेंट होता है, उसे कहा जाता है एच जोन। तो ये चीजें हम पढ़ेंगे अगली क्लास में थोड़ा सा और ढंग से, और फिर मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन भी इसको वहीं से देखेंगे हम। तो नेक्स्ट क्लास में आप ऐसा करो, पूरा मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन पढ़ के आ जाओ और एक्टिन और मायोसिन का स्ट्रक्चर भी पढ़ के आओ।